हाय गाइस, वेलकम टू फिजियोमेडिटी। हमारा टॉपिक सेरेब्रल पैल्सी है। इसके अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसको 1860 में डिस्कवर किया गया था। पहले इसे सेरेब्रल पैरालिसिस नाम से जाना जाता था, जिसे कि लिटिल डिसीज बोलते थे। सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे इस तरीके के दिखते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। सेरेब्रल पैल्सी एक ग्रुप ऑफ परमानेंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें मूवमेंट और पोस्चर के डेवलपमेंट में डिसऑर्डर हो जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ये एक मोटर डिसऑर्डर है, जिसमें सेंसेशन, परसेप्शन, कम्युनिकेशन, कॉग्निशन, बिहेवियर में डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये होता है। और इसकी वजह से सेकेंडरी मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम्स और एपिलेप्सी भी हो सकता है। ये एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें मूवमेंट और पोस्चर जो है वो अफेक्ट हो रहा है। और ये हायर मोटर कंट्रोल सिस्टम जो ब्रेन में है, वो डैमेज होने की वजह से या फिर उसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट होने की वजह से सेरेब्रल पैल्सी होता है। सेरेब्रल पैल्सी में मूवमेंट, मसल टोन, पोस्चर, ये इफेक्ट हो रहा है। और ये प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से भी हो सकता है, या फिर डिलीवरी के दौरान कोई ट्रॉमा या कोई इंजरी होने की वजह से सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है। एटियोलॉजी की बात करें तो तीन तरीके के होते हैं: प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल मतलब डिलीवरी के पहले, पेरीनेटल मतलब डिलीवरी के दौरान, और पोस्टनेटल मतलब डिलीवरी के बाद। ये एटियोलॉजी में आएगा। प्रीनेटल की अगर बात करें तो दो तरीके के होते हैं: मैटरनल और गैस्ट्रेशनल। मैटरनल मतलब अगर माँ को अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, या फिर कोई रेडिएशन की वजह में एक्सपोजर होना, टॉक्सिन, माल न्यूट्रिशन, कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सीजर, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, या कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, या फिर कोई मेडिकेशन यूज जैसे कि थायराइड, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सभी अगर वो माँ को अगर ये सब प्रॉब्लम है या फिर ये यूज कर रही हैं, तो उसकी वजह से सीपी हो सकता है। गेस्टेशनल की अगर बात करें तो कोई क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी, जेनेटिक सिंड्रोम, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी इन्फेक्शंस, या फिर फीटल डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज, या फिर प्लेसेंटा के फंक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होना, तो ये प्रिंटर में आएगा। पोस्ट नेटल की अगर बात करें तो कोई अगर ब्रेन में इंजरी हो गई, या मेनिंजाइटिस हो गया, या इंसेफ्लाइटिस हो गया, टॉक्सिन हो का एक्सपोजर की वजह से, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, स्ट्रोक की वजह से सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है। टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पैल्सी की बात करें तो इसे दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है रीजनल इन्वॉल्वमेंट, यानी एक रीजन, एक हिस्सा जो है बॉडी का वो अफेक्ट होगा, और ग्लोबल यानी पूरी बॉडी अफेक्ट होगी। अब इसे और भी क्लासिफाई किया जाए तो ये स्पास्टिक, डिसकाइनेटिक, अटैक्सिक में क्लासिफाई हो रहा है। स्पास्टिक यानी इसमें बच्चे का जो मसल्स है वो स्पास में चला जा रहा है। डिसकाइनेटिक मतलब बहुत ही स्लोली स्लोली मूवमेंट वो करेगा। और अटैक्सिक मतलब अपने बैलेंस को और पोस्चर को मेंटेन बच्चा नहीं कर पाएगा। हेमीप्लेजिया, जिसमें हाफ ऑफ द साइड जो है वो अफेक्ट हो रहा है। डाईप्लेजिया यानी दोनों पैर या दोनों हाथ अफेक्ट हुए हैं। क्वाड्रिप्लेजिया में गर्दन के नीचे का सारा हिस्सा अफेक्ट हो रहा है। एथिटॉइड मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। डिस्टोनिक मतलब बहुत ही स्लोली स्लोली मूवमेंट वो बच्चा करेगा। और अटैक्सिक मतलब पोस्चर, बैलेंस और इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो फिजिकल साइंस जो हमें देखने को मिलते हैं वो पुअर हेड कंट्रोल देखने को मिलता है 3 मंथ के एज के बाद भी। स्टिफ और रिजिड आर्म और लेग देखने को मिलेंगे। पुशिंग अवे यानी बच्चा हर चीज को हमेशा पुश करता रहेगा। लिम्प बॉडी पोस्चर यानी लड़खड़ा के बच्चा चलेगा। वो किसी भी सपोर्ट के बिना वो बैठ नहीं पाएगा। और वो अपने एक ही साइड के बॉडी को ज्यादा यूज करेगा, या फिर अगर आप क्रॉल करना है तो अपने आर्म का यूज करेगा बस। सीजर, सेंसरी इंपेयरमेंट, हियरिंग, विजन, ये सब देखने को मिलेगा। बिहेवियरल साइन जो हमें देखने को मिलेंगे कि बहुत बच्चा इरिटेट रहेगा, बहुत रोएगा, फीडिंग डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी, खाएगा पिएगा नहीं सही से कुछ, उसका सराउंडिंग से इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा, और वो बहुत ज्यादा स्लैप करेगा या फिर
बहुत ज़्यादा स्लिपिंग करेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम लोग करेंगे, एमआरआई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हम ब्रेन के ऊपर स्टडी कर सकें। अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाएगा ताकि स्ट्रक्चरल और एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज को हम लोग देख सकें। सीटी स्कैन से हम लोग 3D मॉडल देख सकेंगे ब्रेन, चाइल्ड के बच्चे का ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को। ईईजी कराएंगे, एएमजी कराएंगे, एनसीवी कराएंगे, लेबोरेटरी स्टडीज कराएंगे जिससे हम लोग ये पता कर पाएंगे कि कौन सा जेनेटिक या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम डिटेक्ट कर पाएंगे। एडिशनल टेस्ट जैसे विजन टेस्ट हम लोग कराएंगे, हियरिंग इम्पेयरमेंट अगर हुआ है तो वो भी टेस्ट हम लोग कराएंगे, स्पीच, मूवमेंट, ये सभी का हम लोग टेस्ट कराएंगे। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे चलेगा, जिससे कि हम लोग जो फंक्शनल एबिलिटीज हैं उसे इन्हेंस करेंगे और सिम्टोमेटिक रिलीफ, सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे। हमारा जो एम है थेरेपी का वो ये है कि हम लोग लोकोमोशंस, कम्युनिकेशन और सेल्फ हेल्प को इस्टेब्लिश कर सकें, और साथ में उसके मोटर फंक्शंस को अच्छे तरीके से गेन करा सकें। कोई भी डिफेक्ट है तो उसे हम लोग करेक्ट कर सकें। फिजिकल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीपी के केस में। इससे यहाँ पे हम लोग जो मसल स्पास्टिक हो गई हैं उसे हम लोग रिलीज कराएंगे, साथ में गेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, मोमेंट, डेवलपमेंट, मोबिलिटी, ये सभी को हम लोग करेक्ट करेंगे, सही करेंगे। फिजिकल थेरेपी ये भी सिखाएगा कि जैसे ऑर्थोटिक डिवाइसेस जो जो है, ब्रेस, कास्ट, प्लेट, वो सभी का हम लोग कैसे यूज करना सिखाएं बच्चे को, और कैसे अपनी बॉडी को सपोर्ट कर सके और वॉकिंग इंप्रूव कर सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये सिखाएगा कि कैसे जो जो एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ में जो जो टास्क है उन्हें कैसे वो बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाए, ताकि वो घर पे या स्कूल में या कम्युनिटी में रह के इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर सके। वॉकर्स को, क्वाड्रीपेडल केन्स को, सिटिंग सिस्टम यानी इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर्स का कैसे यूज करना है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सिखाएंगे। स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो बच्चा है उसकी एबिलिटी जो है, जो सही से बोल नहीं पा रहा है, तो हम लोग उसको वहाँ पे ये स्पीच थेरेपिस्ट और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो सिखाएंगे। फार्माकोलॉजिकल यानी ड्रग थेरेपी की अगर बात करें तो यहाँ पे एनाल्जेसिक ड्रग्स चलेंगे जिससे कि मसल स्पाज्म और पेन जो है वो कम हो सके। बोtulism टॉक्सिन्स टाइप ए, जिससे स्पास्टिसिटी जो हो चुकी है वो रिड्यूस हो सके। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स, जिससे कि सीजर्स को स्टॉप कर दिया जाए। सर्जिकल प्रोसीजर्स में ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी कराई जाती हैं, जिससे जो भी कॉन्ट्रैक्चर या स्पेसिटी स्पास्टिक एबनॉर्मेलिटीज हो चुके हैं उन्हें करेक्ट करना। टेंडन ट्रांसफर, मसल लेंथनिंग और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज जैसे टेक्निक्स का यूज किया जाता है ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में। अब हमारा मेन जो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है सर्विकल पैल्सी के लिए, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो हमारा मेन जो गोल यहाँ पे ये है कि हम लोग मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें, डिफॉर्मिटीज को करेक्ट कर सकें, पेरेंट्स को एजुकेट कर सकें ताकि वो घर पे बच्चे को अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करा सकें। जो भी डेली लिविंग स्किल्स हैं वो कैसे बच्चे को सिखा दिया जाए, वो हमारा मेन गोल होगा। और सोशल इंटीग्रेशन यानी कि कम्युनिटी और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना। थेरेपी प्रोग्राम की बात करें तो इन्फेंट, टॉडलर्स, प्री स्कूलर, एडोलसेंट, तीन स्टेज में डिवाइड किया गया है। इन्फेंट के लिए हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि उसके पोस्चर को, उसके इक्विलिब्रियम को, उसके बैलेंस को हमें स्टिमुलेट करना है और हेड और ट्रंक कंट्रोल प्रोवाइड करना है। टॉडलर्स यानी जो प्री स्कूलर्स में हम लोग क्या करेंगे कि जो स्पास्टिक मसल्स हो गई हैं उसकी स्ट्रेचिंग कराएंगे, जो वीक मसल्स है उससे स्ट्रेंथनिंग कराएंगे ताकि जो मोबिलिटी है वो प्रमोट हो सके। एडोलसेंट केस में हम लोग कार्डियोवास्कुलर स्टेटस को हम लोग इंप्रूव करेंगे। और जो बेसिक प्रॉब्लम जो सीपी के केस में दिखता है वो ये है कि बच्चा फ्लेक्शन करने में उसको डिफिकल्टीज होगी, और जब फ्लेक्शन कर लेगा तो एक्सटेंड करने में उसको दिक्कत होगी, बैठने में दिक्कत होगा, फंक्शन एम्बुलेशन करने में दिक्कत होगी, मसल स्ट्रेंथ और कंट्रोल करने में दिक्कत होगा, अपने बॉडी वेट को सही से शिफ्ट नहीं करने में प्रॉब्लम होगी उसे, साथ में बॉडी पोजीशन और मूवमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। और जो सॉफ्ट टिश्यू लेंथ है उसे अगर हम लोग करेक्ट करना चाहेंगे तो हम लोग एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे और पोजिशनिंग कराएंगे।
पोजिशनिंग इस तरीके से हम लोग करा सकते हैं बच्चे को, ताकि जो कॉन्ट्रैक्चर और ये सब डेवलप ना हो। हाइड्रोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जिससे जो लार्ज मसल ग्रुप है उसकी एक तरीके से स्ट्रेचिंग हो जाती है, और इससे ट्रंक का मूवमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हो पाता है हाइड्रोथेरेपी से। हॉर्स ब्रेक राइडिंग भी कराया जाता है, जिससे कि फिजिकल स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और मसल स्ट्रेंथ और बैलेंस पे फोकस किया जाता है। ब्रेसिंग से जो फंक्शंस है वो इम्प्रूव होगा, स्पास्टिसिटी डिक्रीज होगी, सेलेक्टिव मोटर कंट्रोल जो है वो फैसिलिटेट होगा, ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज स्टेबलाइज होंगे और डिफॉर्मिटीज प्रिवेंट होंगी। मोबिलिटी एड जैसे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है जिससे कि वो अपने बॉडी को स्ट्रेट इरेक्ट पोस्चर में सपोर्ट कर सके, वेट बेयरिंग इनेबल हो सके, डिक्रीज मसल टोन, और साथ में हेड और ट्रंक कंट्रोल इंप्रूव हो सके, और कॉन्ट्रैक्चर जो है वो प्रिवेंट हो सके। वॉकर्स का यूज करना सिखाना है कि कैसे अपने वॉकर्स को यूज कर सके ताकि गेट जो पैटर्न है उसका सही हो सके बच्चे का। केन, क्रच और गेट पोल ये सभी हैं, इनका यूज करना ताकि वो अपने बैलेंस को